Hello everyone, I am Dr. Udar. In our last class, we had covered the questions based on the Euler's phi function. Next topic is Euler's theorem. So let us first of all take its definition, statement, rather I should say. So before taking the statement, there is a lemma which would be useful for the proof of Euler's theorem. The lemma says that if n is greater than 1 and GCD of A with n is 1, and if a1, a2, so on a up to phi n are positive integers less than n which are relative to prime, which are relatively prime to n, that means जो reduced residue system के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं a1, a2, a phi n. तो अब अगर मैं a को इनसे एक एक करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जो रिजल्टेंट है a1, a2, सो ऑन a phi n, ये भी क्या होगा, ये भी एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होगा. इसका जो है पूरा प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, एक आउटलाइन दे देता हूँ मैं कि ये कैसे है. जो है पहले तो हम ये क्लेम करते हैं कि कोई भी ai is not congruent to aj mod n, क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ और GCD ऑफ A और N क्या है, ये 1 है यहाँ से. ठीक है जी. तो ये क्या होगा, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स गुड और ये हो जाएगा AI इज कॉन्ग्रुएंट टू AJ mod N, which is not true. Which is not true because it is a reduced residue system, which is a contradiction. So it is a contradiction. Hence जितने भी टर्म्स हैं ये जो ये वाली हैं, ये क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है कोई भी, ऑल आर इनकॉन्ग्रुएंट. अब दूसरा सवाल क्या है, तो पहला तो ये हो गया कि ये इनकॉन्ग्रुएंट है. दूसरा क्या है, हो सकता है कि जो है ये मल्टीप्लाई करके कहीं a1 इसका GCD जो है वो 1 ना रहे, तो वो भी आप देख सकते हो कि GCD जो है वो a और n का क्या है, वो 1 है. और GCD ऑफ ai कौन से हैं कि i कहाँ से रनिंग हो रहा है, 1 से लेके phi ऑफ n तक, तो इनका भी GCD 1 है. तो इम्प्लाइज GCD अगर ये आपस में भी मल्टीप्लाई कर दें तो इनका GCD भी क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, विच यू कैन वेरीफाई. तो कहने का मतलब ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे ये सारी आपस में इनकॉन्ग्रुएंट भी हैं और इनका GCD जो है ये 1 भी है n के साथ. और ये कितनी है टोटल, देखिए a1 से शुरू हो रहा है और लास्ट phi n तक जा रहा है, तो ये नंबर्स में phi n भी हैं. तो वी कैन से दैट इट फॉर्म्स ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम. अब जो है हम ले लेते हैं आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट, वो क्या कहती है, एंड देन वी विल सी इट्स प्रूफ एज वेल. तो ये हमारे पास है आयलर्स थ्योरम, that if n is greater than equal to 1 and GCD of A with n is 1, then A raised to power phi n is congruent to 1 modulo n. So this is the statement of it, and now let us see its proof. We will utilize the above lemma. ये जो है, तो अब कोई भी n जो मैं ले रहा हूँ, अगर मान लो n में 1 ले लूँ, चलो पहले n में 1 से शुरू करता हूँ. तो n अगर जो है 1 हो गया तो मुझे GCD, ऐसा GCD जिसका जो है n के साथ 1 है, तो a ऐसे मैंने a ले लिया जिसका GCD इसके साथ जो है वो 1 हो, तो a रेज टू पावर phi n कितना है, 1 है, तो a रेज टू पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1
मॉडुलो 1। अगर मैं मॉडुलो 1 ले लूँ तो ये तो हमेशा ही ट्रू होगा। सो फॉर n इक्वल टू 1 दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। सो दैट इज वाई आई कैन टेक फ्रीली दैट n इज ग्रेटर देन 1। तो n अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मैं रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम ले लेता हूँ। कौन से इंटीजर्स जिनका जो है इसके साथ जीसीडी जो है वो 1 होगा। कितने होंगे वो? फाई n होंगे। तो इनको मैंने सबस्क्रिप्ट में जो फाई n लिखा हुआ वो ये होंगे a1 a2 an। और कोई a मैंने ले लिया जो स्टेटमेंट में गिवन है कि कोई a मैंने ले लिया जिसका जीसीडी जो है वो n के साथ 1 है। ऊपर वाला लेमा इस्तेमाल करता हूँ मैं, तो a1 a2 सो ऑन a फाई n, ये भी एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम ही होगा। तो अब ये भी एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, ये भी एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। तो दोनों की जो टर्म्स हैं वो सेम होंगी, लेकिन ऑर्डर जो है वो अलग अलग हो सकता है। कोई इधर पहले वाला एलिमेंट है वो उधर किसी और में जाके मर्ज कर सकता है। बट लेकिन अगर मैं इनको प्रोडक्ट कर दूं तो ऑर्डर का मतलब खत्म हो जाता है। तो यहाँ से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, a2 सो ऑन अप टू a फाई n। और ये किसके बराबर हो गया? a कितनी टाइम्स मल्टीप्लाइड है? फाई n टाइम्स मल्टीप्लाई। और ये हो गया a1 ब्रैकेट लगा देता हूँ a2 सो ऑन a फाई n। अब इसको मैं अगर मॉडुलो ले लूँ, अगर मैं दोनों साइड, अब यहाँ पे चलो मॉडुलो लगा देता हूँ, मॉडुलो n लगा दिया। तो मॉडुलो n लगा दिया तो a1 का जीसीडी मॉड n के साथ क्या है? वो 1 है, तो कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली a2 कैंसिल हो जाएगा, सो ऑन अप टू a फाई n जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इधर कितना बच गया? 1, और इधर कितना आ गया? a रेज टू पावर फाई n। तो हम क्या कह सकते हैं कि a रेज टू पावर फाई n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n। मॉड n थोड़ा सा दूर हो गया है बहुत, इसको ज़रा पास में ले आते हैं, मॉड n, एंड हेंस द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। अब इसी का ही जो हमने फर्माज लिटिल थ्योरम हमने पढ़ी थी, वो एक्चुअली इसी का ही स्पेशल केस है, वो इसी की कोरोलरी आप कह सकते हो। तो उसको मैं इधर लिख देता हूँ, देन वी विल अंडरस्टैंड इट कि वो कैसे इसकी कोरोलरी है। देखिए जो ये इसकी जो है ये कोरोलरी है, फर्मास लिटिल थ्योरम जो हमने पढ़ी थी। अब ये कंडीशन तो एज इट इज़ है। देखिए इसमें क्या था? जीसीडी ऑफ a एंड n इज 1, और तो क्या होगा? a रेज टू पावर फाई n। तो यहाँ पे p डज नॉट डिवाइड a, p डज नॉट डिवाइड a का मतलब क्या हो गया? जीसीडी ऑफ a एंड p इज 1, और फाई ऑफ p कितना होता है? फाई ऑफ p होता है p माइनस 1 विच इज़ दिस वन। तो a रेज टू पावर फाई p वो हो गया। तो सेम चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उसमें n की जगह पे हमने p ले लिया प्राइम। तो ये जो इसकी लिटिल थ्योरम है फर्मास की, वो दैट इज़ नथिंग एल्स बट द कोरोलरी ऑफ दिस। इसका फ़ायदा क्या हो जाता है फर्मास थ्योरम, ऑयलर्स थ्योरम का, कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्वेश्चंस उसको आसान कर देता है। फॉर एग्जांपल मुझे 3 रेज टू पावर 100 में लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है। पहले हमने फर्मास लिटिल थ्योरम में किया था इस टाइप का क्वेश्चन, उसमें लास्ट यूनिट्स प्लेस निकाला था। यहाँ पे मान लो मुझे जो है 2 डिजिट निकालनी है, तो 2 डिजिट निकालनी है तो मुझे मॉडुलो 100 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जीसीडी ऑफ 3 एंड 100 इज 1। तो मैं क्या लगा सकता हूँ? 3 500 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100 बाय ऑयलर्स थ्योरम। 500 हम पहले निकाल चुके हैं, तो जो है 3 रेज टू पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100।
तो अब 3⁻40 तो हमने निकाल लिया, तो मुझे निकालना है 3⁻100। ये किसके बराबर होता है? 3⁻40⁻2 मतलब 3⁻80, और 3⁻20 हमने जो है वो अलग निकाल लिया। ये पहले वाला क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो गया बाय द ऑयलर्स थ्योरम। तो हमारे पास क्या बन गया है? 3⁻20 मॉडलो 100। ठीक है जी। अब 3⁻20 हम अलग से निकाल सकते हैं। ऑयलर्स थ्योरम तो हमने लगा ली। ऑयलर्स थ्योरम लगाते ही 3⁻100 का 3⁻20 बन गया है। तो अब ज़रा जो है 3 मॉडलो 100 लेना, तो कितना ले लेंगे? रेज टू पावर 4 में अगर लेता हूँ तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है 81 के मॉडलो 100। अब ज़रा 81 को आप लिख सकते हो -19, दिस रेज टू पावर कितना करें? रेज टू पावर 5 कर देते हैं। 5 में काफ़ी लंबा हो जाएगा, रेज टू पावर 2 कर देते हैं। चलो, रेज टू पावर 2 हो गया 8, और 19 का स्क्वायर 361, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट टू 61 मॉडलो 100। तो 3⁻8 हो गया, और एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, तो 3⁻16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 61 का स्क्वायर ज़रा हम देखते हैं। कैलकुलेटर 61 मल्टीप्लाइड बाय 61, सो रिमाइंडर आ रहा है 21 मॉडलो 100। अब ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3⁻20, तो 81 इंटू 21, एक बार और ज़रा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 81 इंटू 21, so 01, so that means finally we are getting is congruent to 01 modulo 100. So implies 3⁻100 is congruent to 1 मॉडलो 100। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी? 0 और 1 जो है वो आएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑयलर्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। So with this I stop today's class. In next class we will see certain examples or questions based on the Euler's theorem. Till then, take care. So we'll meet in our next class. Thank you very much.